हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज आई होप हमने आपके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज आपका ये लास्ट टॉपिक है भारत का औद्योगिक विकास। हम अभी तक अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। लास्ट टॉपिक है लघु और कुटीर उद्योग और नई औद्योगिक नीतियाँ, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। इसमें आप हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं डिटेल में जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर कोई भी आपको क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे पर्सनली कॉल कर पूछ सकते हैं। ठीक। औद्योगिक विकास से आप क्या समझते हैं? लघु और कुटीर उद्योगों से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य है? उद्योगों का अधिकाधिक स्थापन, है ना। बहुत अधिक उद्योगों की स्थापना, समान वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक उत्पादन इकाइयों का स्टैब्लिशमेंट, है ना। तो जब किसी एक जगह पर बहुत सारी किसी एक ही सिमिलर चीज़ों की वस्तुएं बनने लगती हैं तो वो उद्योग कहलाती हैं। और औद्योगिकरण क्या है? धीरे धीरे नियमित विकास। जैसे कहीं पर कागज़ की फैक्ट्री है तो कई सारी फैक्ट्रियाँ हो जाएं, ठीक है। कहीं पर लेदर फैक्ट्री है तो उसी जगह पर बहुत सारी लेदर फैक्ट्री हो जाएं। कहीं पर शुगर फैक्ट्री है तो कहीं एक है तो कई सारी हो जाए। और शुगर तो ये सब क्या करेंगी? चीनी उद्योग, है ना, कपड़ा उद्योग, लेदर उद्योग। तो औद्योगिक विकास किसी भी देश की अविकसित अवस्था को विकसित श्रेणी में आसानी से ला सकता है। तो जब किसी देश में औद्योगिक विकास होने लगता है तब उत्पादन की विधियों में भी अगर ट्रेडिशनल कोई विधियां होती हैं तो उनको हटाकर नवीन विधियों का प्रयोग किया जाने लगता है। जैसे पहले कपड़ा बुनने की बात को हम ले लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे गांधी जी ने एक मुहिम चलाई थी, चरखे से कपड़ा बुनने की, हथकरघा उद्योग चलाया था, ठीक है। पहले हाथ से ही बुना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इंडस्ट्रीज़ आई, मशीनें आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वो सारा कार्य मशीनों से किया जाने लगा, ठीक। कढ़ाई की बात करते हैं, है ना। पहले हाथों से कढ़ाई की जाती थी, अब क्या? उसके लिए मशीनें आ गई हैं। तो ये सब क्या है? उद्योग हैं। कृषि के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, बैलों से पहले खेती होती थी, फिर क्या हुआ? ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर आ गए और सारी चीज़ें इसमें आ गई। सिंचाई के साधनों में भी इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ। तो ये सब क्या हुआ? मशीनी उद्योग, कहीं ना कहीं मशीनरी उद्योग इससे डेवलप हुआ, उर्वरक उद्योग डेवलप हुआ। तो इससे कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी, रोज़गार के साधन भी बढ़े और औद्योगिकरण से शहरीकरण को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिला, ठीक है। रोज़गार के नए अवसर, शहरों में नवीन उद्योग जब स्थापित हुए तो उनमें कामगारों की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी उनको भी रोज़गार मिला और औद्योगिकरण से देश के विकास में भी मदद मिली। तो औद्योगिकरण हमारे विकास की एक व्यू रचना है जिसका उद्देश्य क्या है? आधुनिकीकरण के साथ साथ स्वावलंबन की प्राप्ति करना, ठीक। जिससे कि हम अपने ही देश में जो अभी तक हम चीज़ें आयात करते थे, ठीक है, बाहर से मंगाते थे, उनको हम अपने ही देश में अगर बनाने लगे तो क्या होगा कि हम स्वयं उनका निर्यात भी करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक। और विदेशी पूंजी को आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ मंगा सकते हैं, ठीक। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्वतंत्रता के बाद समय समय पर औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई और उसके बाद कई सारी औद्योगिक नीतियाँ चलाई गई। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा। कुटीर उद्योग बहुत छोटे स्तर का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है कुटीर उद्योग ऐसे आते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है, स्मॉल स्केल होता है लघु, और ये कुटीर उद्योग। इसमें क्या होता है? परिवार के सदस्यों की सहायता से ही पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। और इसमें स्थानीय जो जिस स्थान पर जो चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है उसी स्थानीय माल की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है तो गुड़ बनाना, सूत काटना, ठीक है, मोमबत्तियाँ बनाना, है ना, तो रस्सी और चटाई बुनना,
कोई छपाई का कार्य करना, अगरबत्तियाँ बनाना, है ना, ये सब काम क्या है, कुटीर उद्योगों में आते हैं। माचिस बनाना भी, ये भी कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, परिवार के ही सदस्य, कोई बाहर सदस्य, कोई सैलरीड पर्सन नहीं रखा जाता है। परिवार के सदस्य मिलकर एक छोटा सा उद्योग शुरू करते हैं, जिसमें स्वयं ही वो जो है वो सामानों की बिक्री भी कर सकते हैं बाज़ारों में ले जाकर। और लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग क्या है, ये 1 करोड़ की धनराशि तक पूंजी वाले माने जाते हैं और इसमें कुछ मशीनरीज का प्रयोग भी किया जाता है। अति लघु होते हैं जिसमें 25 लाख तक की पूंजी होती है और लघु होते हैं जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी लगाई जाती है। वर्तमान में तकनीकी और लेखन सामग्री और औषधि निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ की सीमा भी निर्धारित की गई है, वो भी लघु उद्योगों की श्रेणी में आ सकता है। तो लघु और कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है, बहुत अधिक महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो इसका बहुत अधिक महत्व है क्योंकि बेरोज़गारी जैसे संकट को हटाने के लिए, कम करने के लिए ये जो स्वरोजगार माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा रोजगार को उपलब्ध कराया जा सकता है। वर्तमान समय आप देख रहे हैं सरकार विभिन्न तरह के सिस्टम्स ला रही है जिससे इन कुटीर और लघु उद्योगों को अधिक अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल होते हैं ये, तो जो गांव के लोग हैं वो एक स्थान से दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे अगर उन्हें उसी जगह पर इस तरह के रोज़गार मिलने लगे। ठीक है, और ग्रामीण कच्चा माल वहाँ पर सीधे से अवेलेबल होता है आसानी से, तो उसके लिए उनको बहुत अधिक परेशानी भी नहीं होती है। वंशानुगत जैसे कलाकृतियों की बात करें, जैसे बिहार में मधुबनी कला है, उत्तर लखनऊ में चिकनकारी है, तो ये कहीं ना कहीं वंशानुगत होती है और इसका बहुत अधिक जो है वो लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, घर में इसे सीख कर वो आगे बना लेते। जैसे बनारस में बनारसी साड़ी है ना, बर्तन, कहीं पर हस्तशिल्प बर्तनों का, कहीं पर हाथ की कढ़ाई, तो ये अलग अलग तरह के उद्योगों का अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि ये रोज़गार के साधन उपलब्ध कराते हैं और कच्चे माल की समस्याओं से कहीं ना कहीं दूर भी करते हैं अगर उसी जगह खोले गए। कुछ समस्याएं भी हैं, कहीं कहीं पर होता है कि कच्चा माल अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ले लिया गया तो लघु कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की समस्या आ जाती है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जिस क्षेत्र में जो चीज़ उपलब्ध है उसकी किस्म बहुत अच्छी ना हो। ठीक, कभी कभी जो रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादा महंगा होता है जिससे ये उद्योग अपने प्रॉपर बेनिफिट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक, और टाइम की बहुत अधिक कमी भी हो सकता है, जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त ये उद्योग का जो कच्चा माल है वो ना मिल पाए। और सबसे बड़ी बात तो एक रहती है कि बड़े उद्योगों के साथ हमेशा प्रतियोगिता रहती है। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है तो उसकी परचेज़ ज़्यादा होती है। आप भी अगर किसी ने स्वयं हाथ से काट के आपको कोई साड़ी दी तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो सस्ती है, इसमें तो कोई ब्रांड नहीं है। लेकिन अगर चिकनकारी में बात करें, अगर चिकनकारी जैसी चीज़ और किसी और में किसी ब्रांड से लिया तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और हालांकि वो काम भी उन्हीं छोटे कारीगरों के द्वारा किया होता है, लेकिन ब्रांड बन जाने से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अगर इन चीज़ों को बेचते हैं तो उनका वास्तविक मूल्य भी नहीं मिल पाता है। सुझाव क्या है इसके लिए? सहकारी समितियों का गठन किया जाए, गुणवत्ता नियंत्रित की जाए और सही दाम उनको मिल जाए। ठीक, कहीं अगर कोई मोटरसाइकिल और मोटर के पुर्जे वगैरह कहीं पर बनाने की इंडस्ट्री है तो उनको सही पुर्जे मिलने चाहिए और कम दाम पे मिलने चाहिए, जिससे कि वो, और मान लीजिए कोई कुछ ऐसा समन्वयीकरण किया जाना चाहिए कि अगर कोई लघु उद्योग के अंतर्गत इन पुर्जों को बना रहा है तो बड़े ब्रांड वाले मोटरसाइकिल कंपनी बनाने वाली कंपनियां जो है उसको खरीद ले, तो दोनों का ही सही विकास होगा। तो इस तरह के समन्वयीकरण के सिद्धांतों के द्वारा जो है वो उन उद्योगों को चलाया जाना चाहिए। बहुत सारे सरकारी प्रयास किए भी जा रहे हैं, नई औद्योगिक नीतियाँ भी लाई गई थी 91 से लेकर अब तक कई औद्योगिक नीतियाँ लाई जा चुकी हैं। ठीक है, और अभी भी नवीनतम इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में नई लघु क्षेत्र में इस समय वर्तमान समय में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां, ये फर्म होती हैं जो
जिनका कार्यालय किसी और, प्रधान जो कार्यालय होता है, हेड ऑफिस, वो किसी और देश में होता है, लेकिन दूसरे देश में जाकर, अन्य देश में जाकर वो ये कार्य अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे हम अभी बात कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनियां होती हैं जिनका हेड ऑफिस विदेशों में होता है। ठीक है, किसी एक देश में मतलब है, मान लीजिए यहाँ भारत में कोई कंपनी आई तो उसका हेड ऑफिस विदेश में है, लेकिन उसकी जो व्यापारिक क्रियाएं हैं और बहुत सी ऐसी क्रियाएं वो अन्य अन्य देशों में कई जगह हो रही हैं। ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, ठीक है, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, रैनबैक्सी हो गई। तो यहाँ पर आप जानते होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। आपको इसके लिए भी आप एक प्लान बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, कुछ कंपनीज़ की आप लिस्ट बनाइए। पावर पॉइंट आप प्रैक्टिकल के लिए बना सकते हैं, इसमें से लेकर कि आप लिस्ट बनाकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए कि उसमें कौन हेड है, कौन उसको देख रहा है, कहाँ उसका मुख्यालय है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, इसको किस अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों की दृष्टि से कई सारी फर्म्स और निगम्स होते हैं। ये कई सारे निगम जो है कई देशों में फैले होते हैं। ठीक, जैसे फ़िलिप्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशी। तो ये फ़िलिप्स जो है इसका व्यापार भारत, पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश, कई सारे देशों में। ठीक, और इसका जो प्रबंधक मंडल होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसमें बहुत सारे राष्ट्रों के व्यक्ति भी शामिल होते हैं और पूंजी भी सब मिलकर लगाते हैं एक एक तरह से। और कर देना होता है किसी बाहर की कंपनी को यहाँ पर किसी दूसरे देश में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनको मानना होता है। और विज्ञापन और विक्रय के लिए भी परमिशन लेनी होती है प्रचार प्रसार के लिए। और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन वो करती हैं, जो भी वो मतलब बनाती हैं, उस कारोबार के लिए भी स्पेशलाइजेशन करना होता है। ठीक है, उसमें ब्रांड बनता है उनका, फिर गवर्नमेंट उसको रिलीज़ करती है कि मतलब इस तरह की सुविधा देती है कि हाँ आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फिर कंपनी बहुत सारी कंपनियाँ, लिरल, पियर्स, लाइफ बॉय, सब जितने भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी प्रसाधन सामग्री, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। इससे बहुत सारे लाभ भी होते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो पूंजी बढ़ाने में किसी देश का सहयोग करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में भी सहयोग करती हैं। ठीक है, और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिर विश्व के निवेश में प्रभावशाली नहीं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन, व्यापार, वित्त, तकनीक, सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और हर एक प्रोडक्ट की, हर एक मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये हो सकती हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो मशीनरीज़ की चीज़ हो, चाहे वो कपड़े वगैरह की बात हो, है ना। तो किसी भी क्षेत्र में इनका ये इंडस्ट्रीज़ लाभदायक हो सकती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, राष्ट्र के हितों के स्थान पर अपने लक्ष्य को वैसे प्राथमिकता देती हैं, कुछ हानियाँ होती हैं। और इसमें क्या होता है, कई बार स्वदेशी उद्योग इसकी प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी जीवंतता को खो देते हैं। ठीक है, टिक ही नहीं पाते हैं। आज भी आप देखिए, आप विदेशी ब्रांड के लिए हम में से बहुत लोग अधिक उन पर विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आकर्षित होते हैं ब्रांड की चीज़ों से। और अगर लोकल कोई चीज़ होती है तो उसको इतना अधिक तवज्जो नहीं देते हैं। तो कभी कभी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये अपने साथ आधुनिकतम तकनीक को नहीं लाती हैं, बल्कि पुरानी चीज़ों से उत्पादन करती हैं। और इससे क्या होता है, जो देश की तकनीकी विकसित नहीं होती है। कभी क्या पता उसी से करने लगे, नई टेक्नोलॉजी न लाएँ तो उससे कोई देश, क्योंकि जो लगाया इसलिए जाता है इनको किसी मल्टीनेशनल कंपनी को कि से विदेशी पूंजी का किसी देश में निवेश भी हो और उसके साथ साथ नवीन टेक्नोलॉजी को भी सीख सके, साथ ही बेरोज़गारी जैसी जो समस्या है उसको भी इन कंपनियों को बुलाकर दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक हो गया। बहुत ज़्यादा हमने कहा ना, बहुत ज़्यादा इससे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस था तो हमें कंप्लीट करना था। ये आपका लास्ट टॉपिक है, कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ठीक, तो आज DLED सेकेंड सेमेस्टर आपका सिलेबस ख़त्म।